गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम 4 जुलाई के सभी करंट अफेयर को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और पीडीएफ चाहिए तो क्रेजी जी के ट्रिक के टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इसकी पीडीएफ अवेलेबल हो जाती है। वहां से आप इसे फ्री ऑफ कॉस्ट कलेक्ट कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको एप्लीकेशन का अपडेट देता हूं। फ्रेंड्स, कल के सेशन में भी मैंने आपको बताया था, लेकिन जो स्टूडेंट जिन्होंने नहीं देखा हो कल का सेशन, उनको फिर से इन्फॉर्म कर देता हूं कि क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन में हमारा अपडेशन चल रहा है। तो जिन्होंने भी इंडिविजुअली पीडीएफ परचेस की है, उनकी पीडीएफ को वो अभी डाउनलोड कर लें, क्योंकि हो सकता है 2-3 दिन आपकी पीडीएफ ओपन ना हो, क्योंकि अपडेट किया जा रहा है एप्लीकेशन को। तो अगर आप नहीं डाउनलोड करते हैं तो अपडेशन के बाद 1-2 दिन बाद 10 जुलाई तक आपकी पीडीएफ फिर से ओपन होने लगेगी। क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन से जिन्होंने परचेस की है उनके लिए ये अपडेट है। आइए शुरू करते हैं 4 जुलाई के करंट अफेयर को। और आज के करंट अफेयर का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। देखिए, 24 या 24 शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो देखिए, जुलाई में 6 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा शंघाई सहयोग संगठन का 24वां सीजन। कहां पर आयोजित किया जाएगा, क्वेश्चन हमारा यह है। तो यह कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित किया जा रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके कहीं भी अगर समिट होती है तो वहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। शंघाई सहयोग संगठन 24वां सेशन है, 24वां शिखर सम्मेलन है, जिसका आयोजन किया गया है कजाकिस्तान के अस्ताना में। 3 जुलाई को शुरू हुआ है और 6 जुलाई तक इसका आयोजन किया जाएगा। इस समिट का आयोजन किया जाएगा। भारत की ओर से देखिए, भारत का जो डेलीगेशन ग्रुप गया है उसका नेतृत्व किया है जो भारत के विदेश मंत्री है एस जयशंकर, उन्होंने। तो एस जयशंकर गए हुए हैं यहां पर भाग लेने के लिए। सम्मेलन के दौरान यूक्रेन रशिया वॉर और इसके अलावा शंघाई सहयोग संगठन के जितने भी मेंबर कंट्रीज है उनके मध्य में जितने भी हर्डल्स हैं विकास को लेकर, चाहे आपसी सहयोग को लेकर, इन सभी टॉपिक्स पर यहां पर डिस्कशन किया गया है शंघाई सहयोग संगठन के हाल ही में जो समिट आयोजित की गई है कजाकिस्तान के अस्ताना में। ओके, तो प्लेस पता चल गया, डेट पता चल गई, भारत के ओर से किसने पार्टिसिपेट किया है, किसने नेतृत्व किया है इंडिया का। तो यह है एस जयशंकर। देखिए, शंघाई सहयोग संगठन को हमको यहां पर समझना चाहिए, यह इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसकी जो मेंबर कंट्रीज है इनके मध्य में शांति को बढ़ावा देने के लिए, सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए, आपसी सहयोग स्टेबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए 2001 में इस संगठन की स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर चीन के बीजिंग में है। जांग मिंग, ठीक है, वर्तमान में इस संस्था के सेक्रेटरी जनरल के पद पर हैं। और ऑफिशियल लैंग्वेज जो कि शंघाई सहयोग संगठन में यूज की जाती है यह है चाइनीज और रशियन, मतलब चीनी और रूसी भाषा, यह ऑफिशियल लैंग्वेज है। मेंबर कंट्री कौन कौन है? तो देखिए, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया भी इसका मेंबर है शंघाई सहयोग संगठन। ठीक है, हाल ही में इसकी समिट कहां आयोजित की गई? कजाकिस्तान के अस्ताना में। क्लियर? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन एग्जाम रिलीवेंट क्वेश्चन था, यह पूछा जाता है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन पर आएंगे। भारत और मंगोलिया के मध्य में 16वां नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास का आयोजन कहां किया जा रहा है? मिलिट्री एक्सरसाइज हर एग्जाम में एक पूछी जाती है। यहां पर देखिए, पहला फैक्ट तो आपको यह नोट करना चाहिए कि नोमैडिक एलिफेंट भारत के अलावा किस देश का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो भारत और मंगोलिया के मध्य में आयोजित किए जाने वाली यह एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। इस साल यह 16वां संस्करण है जिसका आयोजन किया गया है मेघालय के उमरोई में। कहां आयोजित किया जा रहा है? मेघालय के उमरोई में। ओके, तो नोमैडिक एलिफेंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और मंगोलिया के मध्य में आयोजित की जा रही है। दोनों देशों की जो मिलिट्री है, जो सेना है, उनके मध्य में आपसी सहयोग स्थापित करना, आपसी तालमेल को बढ़ावा देना, एक दूसरे के जो लॉजिस्टिक्स हैं उनको साझा करना, उनकी इंफॉर्मेशन साझा करना, इस मिलिट्री एक्सरसाइज को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है।
नोमैडिक एलिफेंट इस साल 16वां संस्करण है। 3 जुलाई से लेकर 16 जुलाई 2024 तक मेघालय के उमरोई में आयोजित किया जाएगा। ओके, देखिए हर साल आयोजित की जाती है, पहली बार शुरुआत की गई थी 2004 में और लास्ट ईयर 2023 में आयोजित किया गया था मंगोलिया के उलन बटार में। 2023 में इसका आयोजन हुआ था मंगोलिया के उलन बटार में। ओके, तो 2 क्वेश्चन यहां पर क्लियर हो गए। आगे बढ़ने से पहले एसएससी वीक आप सभी को पता है, ऑफर ऑफ द डे की जगह अभी आपके लिए इस वीक ऑफर ऑफ द वीक है, जहां पर सारे कोर्सेस आपके लिए बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में क्रेजी जीके ट्रिक के रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप किसी भी कोर्स को इजीली नॉमिनल चार्जेस में अवेल कर सकते हैं। टोटल 14 कोर्सेस हैं, आप पॉज करके एक बार देख लीजिएगा। इंफॉर्मेशन मैं आपको दे चुका हूं, इसके अलावा ये। ओके, तो अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो नीचे आपको हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पे कॉल कर लीजिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। डिक स्कॉफ ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? तो डिक स्कॉफ की बात करें तो ये नए प्रधानमंत्री बने हैं हाल ही में नीदरलैंड के, जो कि एक यूरोपीय देश है। नीदरलैंड के नए हाल ही में पीएम के रूप में नियुक्त किए गए डिक स्कॉफ। इनके पहले इस पद पर मार्क रूटे थे, जिन्हें हाल ही में नाटो का सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है। तो मार्क रूटे हाल ही में पीएम पद से हटे हैं नीदरलैंड में और नीदरलैंड के नए पीएम बने डिक स्कॉफ। वैसे नीदरलैंड के बारे में नॉर्मली आप जानते हैं, यूरोपीय देश है। एम्स्टर्डम इसकी कैपिटल है और डच यहां की ऑफिशियल लैंग्वेज है। अगर हम मैप पे देखेंगे तो देखिए आपको दिखाई देगा पश्चिमी यूरोप, यहां पर जर्मनी और बेल्जियम सीमा बनाते हैं नीदरलैंड से, और नॉर्थ सी नीदरलैंड के उत्तर पश्चिम में देखने को मिलता है। यूरोपीय देश है। ओके, कैपिटल क्या? एम्स्टर्डम, और नए पीएम कौन बने? डिक स्कॉफ। ठीक है, आगे आइए। निम्नलिखित में से किसे उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया? डिप्टी नेशनल सेक्रेटरी एडवाइजर। वैसे भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वर्तमान में कौन है? अजीत डोभाल। हमने पढ़ा था तीसरी बार बने। यहां पर डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की बात की गई, तो ये बने हैं टीवी रविचंद्रन, आंसर डी। ठीक है, तो हाल ही में डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में टीवी रविचंद्रन को नियुक्त किया गया है। जो भारत में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होते हैं उनके नीचे का पद है, उनके अंडर में काम करते हैं। ठीक है, तो भारत में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये वर्तमान में अजीत डोभाल है। ठीक है, 2014 में पहली बार जब बीजेपी की फर्स्ट गवर्नमेंट आई थी, उस वक्त अजीत डोभाल को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नियुक्त किया गया था, और अब ये तीसरी बार नियुक्त किए गए 2024 में गवर्नमेंट बनने के बाद। क्वेश्चन हमारा डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से कौन बने? टीवी रविचंद्रन। ओके, यहां पर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, जो हमारा आज का फोकस क्वेश्चन भी है। कुछ छोटी छोटी यहां पर फैक्ट है जो हमको पता होना चाहिए, कुछ वर्ड है जो कि हमको यहां पर क्लियर होना चाहिए। देखिए, चर्चा में रहा काजीरंगा नेशनल पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में कब शामिल किया गया था? अभी चर्चा में क्यों है? तो बाण, असम में, भारत के असम राज्य में स्थित है काजीरंगा। यहां पर बाण के कारण यहां पर जो वाइल्ड लाइफ, जो वाइल्ड एनिमल है, वो काफी इफेक्ट हुए हैं, काफी प्रभावित हुए हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में 1985 में शामिल किया गया था। पहले हम आंसर ले लें। 1985 में काजीरंगा नेशनल पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया गया था। ठीक है, यहां पर आप इमेज में देखेंगे तो ये इंडिया का उत्तर पूर्वी क्षेत्र, पूर्वोत्तर भारत आप बोल सकते हैं, असम राज्य में काजीरंगा एक सींग वाले गेंडे के लिए जाना जाता है। स्थापना की गई थी 1974 में, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज 7वां प्लेस था जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था 1985 में। ठीक है, बाढ़ के कारण जितने भी वाइल्ड एनिमल है यहां पर, उनको जान बचाकर पास ही में एक पहाड़ी है करबी एंगलोंग, पड़ोसी पहाड़ियां है इस नेशनल पार्क में, यहां पर पलायन करना पड़ा है। काफी दयनीय स्थिति है। तो हाल ही में काजीरंगा नेशनल पार्क सुर्खियों में है। एक सींग वाले गेंडे के लिए जाना जाता है। 1985 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया गया था।
एक्चुअल में ये जो क्षेत्र है एक प्रोटेक्टेड एरिया है, संरक्षित क्षेत्र आप बोल सकते हैं। संरक्षित क्षेत्र क्या होते हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज क्या होते हैं? तो देखिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत किसी भी क्षेत्र को प्रोटेक्टेड एरिया घोषित किया जाता है। इस पर्टिकुलर शब्दावली में काफी सारे चीजों को इंक्लूड किया गया है प्रोटेक्टेड एरियाज में। होता क्या है, वे एरियाज जो कि बायोडाइवर्सिटीज को संरक्षित किए जाने के लिए जरूरी है, जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में जिन्हें संरक्षित किया जाना जरूरी है ना, पारिस्थितिक तंत्र को सेव करने के लिए जिनको प्रोटेक्ट किया जाना जरूरी है, तो ऐसे प्लेसेस को सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड एरियाज का दर्जा दे सकती है। ठीक है, इसमें नेशनल पार्क भी शामिल किए जाते हैं, वन्यजीव अभ्यारण्य, बायोस्फीयर्स रिजर्व, संरक्षण रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व। देखिए, नेशनल पार्क को, ठीक है ना, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी प्लेस को नेशनल पार्क घोषित कर सकती है, जो कि बहुत सारे वाइल्ड एनिमल या जो पेड़ पौधे जानवरों की स्पीशीज को संरक्षित करने के लिए है, वो नेशनल पार्क घोषित किए जा सकते हैं। किसी एक स्पीशीज, चाहे वो किसी जानवर की हो, उसको सेव करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई जाती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखिए थोड़ा सा प्रोटेक्टेड एरिया, नॉर्मली तो प्रतिबंधित क्षेत्र होते हैं, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कुछ हद तक आवागमन की सुविधा आम व्यक्तियों को, लोगों को होती है, और लकड़ी बीनने पर कोई पाबंदी नहीं होती। ठीक है, तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है किसी एक स्पीशीज के संरक्षण के लिए। फिर बायोस्फीयर्स रिजर्व, जो कि पारिस्थितिक तंत्र को प्रोटेक्ट करने के लिए घोषित किया जाता है। इसके बाद आता है कंजर्वेशन रिजर्व, नेशनल पार्क, वन्यजीव अभ्यारण्य से लगी हुई जो जगह होती है उनको सेव करने के लिए संरक्षण रिजर्व घोषित किया जाता है। और फिर आता है कम्युनिटी रिजर्व, वो क्षेत्र जो कि स्थानीय लोगों के द्वारा प्रोटेक्ट किए जाते हैं और राज्य सरकार उन स्थानीय लोगों की मदद करती है, तो ये होते हैं कम्युनिटी रिजर्व। इन्हें भी प्रोटेक्टेड एरियाज का दर्जा दिया जा सकता है। तो इस तरीके से ये सारे प्रोटेक्टेड एरियाज है। नेशनल पार्क भी नॉर्मली प्रोटेक्टेड एरियाज ही होते हैं। आई होप समझ में आया होगा आपको। ये क्वेश्चन हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क से है, तो वो कहां पर स्थित है, असम में। ठीक है ना, 1985 में उसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया गया था। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में हाथरस में सत्संग के दौरान एक हादसा हो गया है। हाथरस किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, हाल ही में हाथरस उत्तर प्रदेश का प्लेस है, काफी सुर्खियों में रहा है, क्योंकि यहां पर सत्संग के दौरान भगदड़ मचने के कारण 120 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई है। हाथरस भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। 2 जुलाई को भगदड़ के कारण 121 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। ठीक है ना, मरने वालों की संख्या और बढ़ भी सकती है। गवर्नमेंट डेटा कहता है कि 120 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने आगरा के एडीजी की अध्यक्षता में इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए एक इंक्वायरी कमेटी का भी गठन किया है। तो हाथरस पर्टिकुलर जो प्लेस है वो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है ना, 2 जुलाई को यहां पर भगदड़ के कारण काफी सारे लोगों की मृत्यु हुई है। राज्य सरकार एक्शन में है इसके कारण, योगी सरकार। ठीक है, लेट्स सी क्या होता है, लेकिन अभी कार्रवाई होगी, जांच की जाएगी, अभी टाइम लगेगा। तो यह हाथरस है, ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य में। आगे आइए। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने यूपीएससी उम्मीदवारों की सहायता के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो सेंट्रल मिनिस्टर जी किशन रेड्डी, इन्होंने यूपीएससी प्रीलिम्स को जिन्होंने पास कर लिया है, जो एससी एसटी ओबीसी ट्रांसजेंडर इन वर्गों से आते हैं, थर्ड जेंडर इन वर्गों से आते हैं, उनके जितने भी लोग हैं उनको मेंस की तैयारी के लिए और इंटरव्यू तक की तैयारी के लिए आर्थिक सहायता देने के लिए निर्माण पोर्टल को हाल ही में लॉन्च किया है। आंसर ए। ठीक है, देखिए, यह केंद्रीय मंत्री हमारे यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी ने यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में जितने भी युवा पास हो गए हैं, ठीक है, उनकी हेल्प के लिए निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, वैसे प्राइम मिनिस्टर ने भी 2020 में जो यूपीएससी के जो अधिकारी हैं, जो यूपीएससी के थ्रू चुने गए, उनके लिए मिशन कर्मयोगी की शुरुआत की थी।
अभी हम इसकी बात बाद में करेंगे, पहले हम बात करते हैं निर्माण पोर्टल की। देखिए SC ST जितने भी महिलाएं हैं, थर्ड जेंडर जो हैं, उन कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं, इन सभी को इंक्लूड किया गया है जिन्होंने भैया प्रीलिम्स को पास कर लिया है, जिनकी फैमिली एनुअल इनकम 8 लाख रुपए से कम है। ऐसे SC ST महिलाओं को और थर्ड जेंडर वालों को जितने भी हैं, उन्हें सिविल सर्विस के लिए 1 लाख रुपए दिए जाएंगे मेंस और इंटरव्यू की तैयारी के लिए। ठीक है, तो ये जो पोर्टल है इसको नाम दिया गया है निर्माण पोर्टल। आर्थिक सहायता, ठीक है, जो ऐसे व्यक्तियों को जो कि आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं नॉर्मली, जिनकी एनुअल इनकम 8 लाख रुपए से कम है। एक और आया था मिशन कर्मयोगी। इसकी बात करें तो नेशनल सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है ये। नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी, 2020 में से लॉन्च किया था। जितने भी सिविल सर्वेंट है उनमें इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए, रचनात्मकता को बढ़ावा देना, आइडियाज को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, मतलब जो उनकी एफिशिएंसी है वर्क की, उनको बढ़ाने के लिए मिशन कर्मयोगी को भी लॉन्च किया जा चुका है 2020 में। इसे भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में शुतुरमुर्ग का विश्व का प्राचीनतम घोंसला खोजा गया? तो शुतुरमुर्ग मतलब ऑस्ट्रिच, इसका वर्ल्ड का सबसे प्राचीनतम घोंसला खोजा गया है भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में। आंसर बी। 9 से 10 फीट बड़ा ये घोंसला है। ठीक है, इसके साक्ष्य मिले 40,000 वर्ष पुराना। ये आप देख सकते हैं, पूरा एक राउंड शेप में आपको दिखाई देगा, ऑस्ट्रिच का घोंसला है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के प्रकाशम एक पर्टिकुलर जिला है, यहां पर ऑस्ट्रिच का वर्ल्ड का सबसे प्राचीनतम घोंसला खोजा गया है। 41,000 साल पुराना, 9 से 10 फीट बड़ा, कई अंडे के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं शुतुरमुर्ग के। ठीक है, देखो यह जो घोंसला है भारतीय उपमहाद्वीप मतलब दक्षिण भारतीय क्षेत्र में मेगाफोना के विलुप्त होने के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दे सकता है। मेगाफोना की बात करें तो ऐसी स्पीशीज, प्रजाति या जीव जिनका वजन 50 किलोग्राम से ऊपर होता है, तो शुतुरमुर्ग, ठीक है ना, ऑस्ट्रिच जिसका घोंसला मिला है, कहां पर? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, एयर इंडिया द्वारा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन कहां स्थापित किया जा रहा है? तो एयर इंडिया के द्वारा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, स्थापित किया जा रहा है अमरावती महाराष्ट्र में। आंसर ए। डन। ठीक है, देखिए एयर इंडिया महाराष्ट्र के अमरावती में साउथ एशिया का लार्जेस्ट फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन स्थापित कर रही है। कौन कर रही है? एयर इंडिया। टोटल कॉस्ट आएगी इसकी 200 करोड़ रुपए, और भारत में पायलट ट्रेनिंग कैपेसिटी को मजबूत करना इस ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को स्थापित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। कहां स्थापित किया जा रहा है? महाराष्ट्र के अमरावती में। किसके द्वारा? एयर इंडिया के द्वारा। ओके, लास्ट क्वेश्चन आज के करंट अफेयर का, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में किस संगठन ने भारत की हरित हाइड्रोजन पहल का समर्थन करने के लिए $1.5 बिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये है वर्ल्ड बैंक। जानते हैं? कमेंट में बताइएगा वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां है, बता दोगे इतना तो ठीक है। ओके, तो हाल ही में देखिए भारत में जो हरित हाइड्रोजन मिशन है, हरित हाइड्रोजन इनिशिएटिव है, भारत सरकार की योजना है हरित हाइड्रोजन मिशन, पढ़ाया मैंने काफी बार आपको। इसका समर्थन करने के लिए वर्ल्ड बैंक भारत को $1.5 बिलियन के ऋण को मंजूरी दी है वर्ल्ड बैंक ने। वैसे ये दूसरी किश्त है, पहली किश्त ये दे चुका है, ऑलमोस्ट मार्च अप्रैल में दी थी, और अब ये दूसरी किश्त है $1.5 बिलियन की। किसने दी है? वर्ल्ड बैंक ने। ओके, ठीक है, तो भारत में ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोलाइजर और जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है उनको बढ़ावा देने के लिए इंडिया इन सेक्टर में काम करे तेजी से, इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने हमें $1.5 बिलियन के ऋण प्रदान करने की मंजूरी दी है। ओके, आपको पता है राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, पढ़ा चुका हूं काफी बार, कमेंट पे बताना कब लॉन्च किया गया था। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता और 2070 तक
शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य इंडिया हासिल करेगा? यह लक्ष्य रखा है राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत। कब लॉन्च किया था कमेंट में बताना, ठीक है। तो इंडिया का ये जो सपना है, जो एम है, इसको हासिल करने के लिए $1.5 बिलियन के ऋण को मंजूरी दी है वर्ल्ड बैंक ने, याद रहेगा। तो यहां पर हमारे 4 जुलाई के सभी करंट अफेयर क्लियर हो जाते हैं। एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, आई होप आपने ध्यान से सुना होगा। अब हम चलेंगे हमारे लास्ट डे के रिवीजन पर। आ जाएं। भारत और किस देश के मध्य में 13वां मैत्री युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? तो 13वां मैत्री युद्ध अभ्यास, इसका आयोजन किया जा रहा है कहां पर? थाईलैंड। आंसर सी। सेकेंड क्वेश्चन, अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? तो यह है फर्स्ट। ग्लोबल इंडिया एआई समिट 2024 का आयोजन किस मिनिस्ट्री के द्वारा किया जा रहा है? तो कौन सी थी? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आंसर ए। आगे, प्रोजेक्ट नेक्सस का संबंध किस क्षेत्र से है? प्रोजेक्ट नेक्सस का संबंध है बैंकिंग सेक्टर से, बताया था कल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव दिया है। धन्यवाद प्रस्ताव का वर्णन संविधान के किस आर्टिकल में? वैसे क्वेश्चन ये था हमारा कि भैया राष्ट्रपति के द्वारा जो विशेष अभिभाषण है वो संविधान के किस आर्टिकल में है? तो ये आर्टिकल 87 में। और धन्यवाद प्रस्ताव एक पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है, ठीक है ना। तो यहां पर क्वेश्चन अभिभाषण से 87। किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने लियोन मास्टर्स शतरंज चैंपियनशिप 2024 जीती? तो ये जीती है किसने? विश्वनाथन आनंद ने। एनडीआर भरोसा पेंशन योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई? तो इसे शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा, ठीक है, चंद्रबाबू नायडू। निम्नलिखित में से कौन सा देश जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश है? तो यह हो जाएगा कौन? यह हो जाएगा इंडिया। लास्ट क्वेश्चन, स्मार्ट सिटी मिशन को मार्च 2025 तक के लिए बढ़ाया गया है। स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू हुआ? तो स्मार्ट सिटी मिशन भारत में शुरू किया गया था 2015 में। ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन में हमने डिटेल में डिस्कस किए थे। अब क्वेश्चन ऑफ द डे पहले ले लेते हैं आंसर, फिर हम आज के क्वेश्चन ऑफ द डे देखेंगे जिनका आंसर करना है आपको कमेंट बॉक्स में। देखिए, दल बदल कानून संविधान की किस अनुसूची में है? कल मैंने आपको सुधरवाया था, ये किस अनुसूची में? तो ये 10th शेड्यूल है, 10वीं अनुसूची। भारत के कौन से राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे? तो कौन है? नीलम संजीव रेड्डी। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला किस सीट से सांसद है? तो ये राजस्थान की कोटा सीट से सांसद है ओम बिरला। वर्तमान में लोकसभा के दूसरी बार अध्यक्ष बने हैं। तीनों क्वेश्चन क्लियर। अब आज के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे आंसर करिएगा कमेंट बॉक्स में। किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी ट्रेट बोल्ट ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया? मगरमच्छ संरक्षण परियोजना किस नेशनल पार्क से शुरू की गई थी? और बॉन जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तीनों क्वेश्चन कहीं ना कहीं प्रीवियस करंट अफेयर में मैं आपको पढ़ा चुका हूं कभी ना कभी। आंसर करने में आसानी होगी अगर आप डेली करंट अफेयर को रोज वॉच करते होंगे तो। आज का ये सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक और शेयर करके ही जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऑफर ऑफ द डे, ऑफर ऑफ द वीक आपको पता है क्या है, तो आप अवेल कर सकते हैं इजीली। बहुत कम समय के लिए ऑफर रहेगा तो आप कभी भी अवेल कर सकते हैं। वैसे कुछ समय है, अभी 4-5 दिन है, तो आप इजीली अवेल कर सकते हैं। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।